हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTAGK क्यूज। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले रीजनिंग के पार्ट 41। यदि आप लोग इससे पहले के पार्ट नहीं देखें तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर उन्हीं क्वेश्चन का सिलेक्शन करता हूँ जो आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला। और मैं डेली आप लोगों के लिए टॉप 20 क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूँ। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में कितने घन हैं। तो आपको कितने घन अभी नजर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल आपको 6 घन अभी नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब कहने का मतलब है ये 2 घन है, इसका मतलब है कि इसके नीचे भी 2 घन होंगे। ठीक है, फिर ये ऊपर वाले तो इसके नीचे भी 1 होंगे और इसके नीचे भी 1 होंगे, यानी टोटल 2 और घन है। तो सबको जोड़ने पर मेरे पास आ जा रहा है 10 घन। टोटल मेरे पास इसमें कितने घन है? टोटल है 10 घन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न आकृति में कुल कितने घन है। अब यहाँ पर देखिए आपको घन 1 2 3 4, यानी कहने का मतलब ये अगर ये 4 है तो इसके पीछे भी कितना होगा? 4 होगा। तो 4 4 8 हो गया, ऊपर 1 2 3, यानी 3 और है, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 11, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। और वीडियो को शुरू से एंड तक देखते हैं तो आप 20 क्वेश्चन में 20 कॉन्सेप्ट को सीख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है। जब वर्ग दिया हुआ है, अगर इसको आप 4 भाग में बांटेंगे तो टोटल आपके पास 5 वर्ग बन जाएगा। 1 2 3 4, एक बड़े वाले पार्ट, यानी इसमें मेरा बन गया 5। फिर ये है, इसमें 3 है, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, यानी 3 चौके 12, 12 5 17, यानी टोटल मेरे पास कितना हो गया? 17 वर्ग है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, मैंने अभी आपको क्या बताया है कि जब एक वर्ग को 4 भाग में बांटेंगे तो 5, इस वाले में हमको 5 हो गया, इस वाले में भी 5 हो गया और इस वाले में भी 5 हो गया। तो टोटल मेरे पास अभी कितना हो गया? 15 वर्ग हो गए। अब बचा ये 1 2 3, 1 2 3, यानी दोनों सेम है। तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 9 4 13, 13 1 14। तो 14 इसमें जोड़ देंगे, 5 4 9, 1 1 2, 29 आ गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, किस वर्ष का कैलेंडर 2005 के समान होगा। तो मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताने वाला कि कब कैलेंडर सेम होने वाला। एक होता है नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर का मतलब होता है सामान्य वर्ष। कौन सा? सामान्य वर्ष, जिसमें 365 दिन होते हैं। जब भी आपको सामान्य वर्ष दिया रहेगा तो इसमें या तो +6 वर्ष करेंगे या तो +11 वर्ष करेंगे। जब साधारण वर्ष रहेगा तो उसमें आप 6 वर्ष जोड़ेंगे तो कैलेंडर रिपीट कर जाएगा। यदि हम 11 वर्ष जोड़ेंगे तो भी कैलेंडर रिपीट करेगा। तो दोनों में से कोई भी हमको फॉलो करना होगा। लेकिन अगर लीप ईयर है, ठीक है, लीप ईयर करने का मतलब जो साल में 366 दिन होता है, अगर लीप ईयर है तो इसमें हमेशा हम 28 वर्ष जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे? 28 वर्ष जोड़ेंगे। अगर 28 वर्ष नहीं है तो फिर हम 28 दूनी 56 वर्ष जोड़ेंगे, मतलब कि 28 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अब मैं क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये देखेंगे कि हमारा लीप ईयर है कि नहीं। तो लास्ट का 2 डिजिट लेंगे और लीप ईयर चेक करने के लिए 4 से डिवाइड कर देंगे। तो ये नहीं कटेगा, इसका मतलब कि ये लीप ईयर मेरा नहीं है। तो लीप ईयर नहीं है, इसमें हम कितना जोड़ेंगे? 6 वर्ष जोड़ेंगे। 6 5 11, यानी 2011। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, 100 वर्षों की अवधि में कितने लीप वर्ष होते हैं। तो कहने का मतलब है 100 में हम अगर 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा, यानी 25 लीप वर्ष। तो 25 नहीं होता, इसमें से 1 माइनस कर लेंगे तो 24 हो जाएगा। ठीक है, तो 100 वर्षों में टोटल
24 को लीप वर्ष होता है और 76 को लीप वर्ष नहीं होता। तो मेरा आंसर हो जाएगा 24, ऑप्शन नंबर सी। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। 5 दोस्त अरुण, बाला, चीनू, दिनेश और इलंगो उत्तर की ओर मुंह करके एक बेंच पर बैठे हैं। अरुण बाला के बगल में बैठा है, दिनेश चीनू के बगल में बैठा है, दिनेश इलंगो के साथ नहीं बैठा है, इलंगो बेंच के बाएं सिरे पर बैठा है, चीनू दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, अरुण बाला के दाईं ओर बैठा है। तो दिनेश कहाँ बैठा है? इसमें 5 दोस्त है जो कि सभी का मुंह किधर है? उत्तर की ओर है। ठीक है, 1 2 3 4 5, सबका मुंह किधर है? उत्तर की ओर करके बैठा हुआ है। ठीक है, तो सबका हम मुंह उत्तर की ओर कर देते हैं। अब कहने का मतलब ये हमारा सीटिंग अरेंजमेंट है। तो सीटिंग अरेंजमेंट में इसमें बहुत सारा पॉइंट दिया रहता है, तो हम उसी पॉइंट को सबसे पहले लिखते हैं जो 100% कन्फर्म हो। ठीक है, इसमें बहुत सारा पॉइंट दिया रहता है जो 100% कन्फर्म नहीं होता किसको कहाँ बैठा है। तो हम कहाँ से शुरुआत करेंगे? हम उसी पॉइंट से शुरुआत करेंगे जो 100% कन्फर्म हो। जैसे इसमें बोला है लास्ट वाले, इलंगो बेंच के बाएं सिरे पर बैठा हुआ, यानी ये हमारा लेफ्ट है और ये हमारा राइट है। तो इलंगो कहाँ बैठा हुआ है? बेंच के बाएं सिरे पर, यानी इलंगो को हम यहाँ पर बैठा देंगे। उसके बाद लिखा हुआ है चीनू दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, यानी इधर से हमको काउंटिंग करना है दूसरे स्थान पर, 1 2। तो चीनू हमारा यहाँ पर बैठ गया। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ कि अरुण बाला के दाईं ओर बैठा हुआ, यानी अरुण जो है वो बाला के दाईं ओर है, यानी बाला के दाईं ओर है। तो हम बाला को यहाँ बैठा सकते हैं और अरुण को यहाँ बैठाएंगे। अब हम क्या करेंगे? फिर शुरू से पढ़ेंगे। लिखा है कि अरुण बाला के बगल में बैठा हुआ, तो अरुण बाला के बगल में बैठा हुआ, बिल्कुल सही है। दिनेश चीनू के बगल में बैठा हुआ, तो दिनेश जो है वो चीनू के बगल में, तो हम यहाँ पर दिनेश को बैठा देंगे। तो हमारा कंडीशन हो गया, ये बैठ गया, EBACD बैठ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है दिनेश कहाँ बैठा हुआ? तो दिनेश जो है वो दाएं सिरे पर बैठा हुआ है। कहाँ बैठा हुआ? दाएं छोर पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे मैंने क्या बताया है कि जो 100% कन्फर्म हो कि वो कहाँ बैठा हुआ, तो हम उसी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं, पहचानिए कि कौन सा कथन उत्तर के लिए जरूरी पर्याप्त है। ठीक है, इसमें आपको 2 कथन दिया हुआ है। क्वेश्चन है विमला की उम्र क्या है? इसमें बताना है विमला की उम्र क्या है। पहला कथन दिया हुआ है विमला, कमला और सुधा सारे के सारे समान उम्र के हैं, यानी तीनों का उम्र क्या है? समान है, यानी इक्वल कर दिए। तो हमें अभी पहला कथन से पता नहीं चला। उसके बाद लिखा है विमला, कमला और अमला की कुल उम्र 32 वर्ष है। कितने वर्ष है? 32 वर्ष है। और अमला की उम्र इसमें लिखा हुआ है दूसरा कंडीशन में विमल प्लस कमला प्लस अमला की कुल उम्र कितना है? 32 वर्ष है। ठीक है, और अमला की उम्र विमला और कमला दोनों की उम्र के बराबर है, यानी ये जो अमला की उम्र है वो विमला प्लस कमला की दोनों उम्र के बराबर है। ठीक है, यानी ये इसके बराबर है। तो हम यहाँ पर ए रख देंगे, तो ए जोड़ेंगे तो हमको 2A आ जाएगा, 2A आ जाएगा और 2A के बराबर हो जाएगा 32। तो हमको ए का वैल्यू मालूम हो गया 16 हो जाएगा, यानी ए अगर 16 होगा तो ये दोनों को जोड़ के 16 है। इसका मतलब कि ये 8 है, ये 8 है, ये 8 है, यानी हमको दोनों कथन के सहायता से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों कथन हमारे लिए जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आंकड़ा 1 और दोनों एक साथ जरूरी है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, सभी कुत्ते जानवर हैं। इस प्रकार से ये आपको कथन दिया हुआ है, इसमें कुछ निष्कर्ष दिया हुआ जो आपको चुनना है। ठीक है,
तो मैं आप लोगों को हर एक वीडियो में 3 कॉन्सेप्ट बताता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या होता है? पहला कॉन्सेप्ट होता है सभी वाले। सभी वाले में क्या होते हैं कि एक छोटा सा सर्किल बड़े सर्किल के अंदर रहेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है? कुछ कुछ वाले होते हैं। कुछ कुछ करने का मतलब कुछ आम खट्टे हैं। इसमें निष्कर्ष कथन होता है हमारा कि एक सर्किल दूसरे सर्किल को इस प्रकार से काट देगा। तीसरा हमारा होता है कोई नहीं। कौन सा होता है? कोई नहीं। कोई नहीं में क्या होता है? इसमें सभी सर्किल एक दूसरे से बिल्कुल दूर दूर यानी अलग रहेंगे। तो ये 3 कॉन्सेप्ट मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं पढ़ता हूँ अब कथन। कथन है कि सभी कुत्ते जानवर हैं, यानी सभी कुत्ते क्या है? जानवर हैं। ठीक है, ये जानवर हो गए। उसके बाद है सभी जानवर स्तनधारी है, तो ये स्तनधारी हो गए। उसके बाद है कोई भी स्तनधारी चिड़ियाघर में नहीं है, यानी चिड़ियाघर हमारा CH बाहर रहेगा, नहीं वाला में हमेशा दूर रहता। तो इसमें दिया हुआ है कुछ कुत्ते चिड़ियाघर है, कुछ कुत्ते चिड़ियाघर नहीं है, यानी ये भी मेरा गलत है। दूसरा है कुछ जानवर चिड़ियाघर है, जानवर यहाँ है चिड़ियाघर यहाँ, ये भी गलत है। कुछ स्तनधारी चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर यहाँ स्तनधारी यहाँ, ये भी गलत है। कोई भी कुत्ता चिड़ियाघर में नहीं है, देखो कुत्ता यहाँ है चिड़ियाघर यहाँ यानी नहीं है, यानी करने का मतलब D हमारा सही है। नहीं वाला में दोनों हमेशा दूर रहता है, तो कुत्ता यहाँ पर है चिड़ियाघर यहाँ, इसका मतलब कि कोई भी कुत्ता चिड़ियाघर नहीं है, तो बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर D। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 ए कोई शिक्षक गायन नहीं कर सकती है। ए जो है कोई शिक्षक गायन नहीं कर सकती है, तो ए वाला हमारा ये शिक्षक यानी टीचर है, जो कि ये गायक सिंगर नहीं हो सकता। दूसरा दिया हुआ निष्कर्ष कथन कुछ शिक्षिकाएं नृत्य कर सकती है, यानी ये टीचर है तो ये नृत्य कर सकती है। अब निष्कर्ष सभी शिक्षिकाएं नृत्य कर सकती है, सभी शिक्षिकाएं नृत्य नहीं कर सकती, गलत है। कोई भी शिक्षिकाएं गायन नहीं कर सकती है, ये बिल्कुल सही है, यानी केवल 2 हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर C हमारा सही है, ऑप्शन नंबर केवल 2 यानी ये वाला हमारा सही है। ठीक है, तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 नीचे दिए गए आकृति का अध्ययन करें और उस पर आधारित सवालों के जवाब दें। इसमें त्रिभुज किसको डिनोट करता है? चाय पीने वाला। सर्किल जो है वो कॉफ़ी पीने वाले, और वर्ग जो है वो रस पीने वाले। तो क्वेश्चन बोलता है कितने लोग कॉफ़ी पीते हैं? तो कॉफ़ी किसके लिए? सर्किल के लिए। तो जो भी सर्किल के अंदर आ जाएगा वो हमारा कॉफ़ी हो जाएगा। इतने सारे हमारे सर्किल के अंदर है, यानी 43, उसके बाद 38, उसके बाद 45, फिर ये 23 है और 15 भी है। तो हम सबको जोड़ेंगे, 5 3 8, 8 5 13, 13 8 21, 21 3 24 के 4 हासिल बचा 2, 4 3 7, 7 4 11, 11 2 13, 13 1 14, 14 2 16, 164। ऑप्शन नंबर B इसका सही जवाब है। इसने बोला है कि सिर्फ हमको कॉफ़ी चाहिए। ठीक है, तो कॉफ़ी हमारा सर्किल में, तो सर्किल के अंदर जो भी आ जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 सेम उसी प्रकार से वही क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कितने लोग चाय, चाय के मतलब हमारा त्रिभुज और कॉफ़ी पीते हैं, यानी ये हमको चाहिए, लेकिन हमको रस नहीं चाहिए, मतलब कि हमको ये नहीं चाहिए। कौन नहीं चाहिए? वर्ग वाला। तो ये हमारा वर्ग वाला पार्ट है, तो ये हमको नहीं चाहिए। तो ये पार्ट को हम पूरा का पूरा काट देंगे, क्योंकि हमें ये पार्ट नहीं चाहिए। हमें चाहिए सिर्फ त्रिभुज और वृत्त जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन हमारा ये 45 है, जो दोनों में कॉमन है, यानी ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो वीडियो को हमेशा शुरू से एंड तक देखिएगा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करने वाला था अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 इसमें भी सेम वही प्रश्न है। अब इसमें आपसे क्या पूछ रहा है? कितने लोग रस और चाय पीते हैं, लेकिन कॉफ़ी नहीं। कॉफ़ी का मतलब ये सर्किल वाला पार्ट हमको नहीं चाहिए। ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक सर्किल है,
ये पार्ट हमको नहीं चाहिए, तो इसको काट देंगे। हमें चाहिए जो वर्ग और त्रिभुज दोनों में कॉमन हो, तो 36 एक ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। जिसको चाहिए हम उसी पार्ट को लेंगे, जो नहीं चाहिए उसको हम काट देते हैं, ठीक है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। साई दक्षिण दिशा की ओर 550 मीटर चलता है और फिर बाईं ओर मुड़कर 200 मीटर चलता है। फिर से वह बाईं ओर मुड़कर 200 मीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? यानी ये हमारा डायरेक्शन वाले प्रश्न है। तो ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, ठीक है। अब इसमें हम कोई एक इनिशियल पॉइंट ले लिए, ठीक है। साई दक्षिण दिशा की ओर 500 मीटर चला नीचे की ओर, यानी 550 मीटर नीचे हो गया। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ने का मतलब ये 200 मीटर चला। उसके बाद फिर से वह बाईं ओर मुड़ा और 200 मीटर चला, ये 200 मीटर चला गया। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में? पहले वो यहाँ था, अभी वो यहाँ, यानी ऊपर से नीचे हमको ऐसे आना है, इस प्रकार से है। ये दक्षिण है और ये पूरब है, दक्षिण पूरब, ऑप्शन नंबर सी। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। पी क्यू से 35 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम दिशा कैसे होता है? ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। अगर कोई आदमी यहाँ पर है, ठीक है, तो P जो है Q से उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम हमारा इधर आता है, यानी P यहाँ पर है और Q हमारा यहाँ पर है, ठीक है। कितना है? 35 मीटर है। उसके बाद है और R Q से 35 मीटर उत्तर पूरब, उत्तर पूर्व हमारा ये है, तो ये 35 मीटर। तो P जो है P R से, P से R की दिशा क्या है? P से, तो P से R जो है वो इधर की ओर है, यानी पूरब की ओर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। इसमें आपको कुछ नंबर दिया हुआ, जैसे इसमें कोई ना कोई एक पैटर्न है, हमको चेक करना है, सबको जोड़ेंगे। 5 4 9 9 9 18, लेकिन हमको यहाँ पर 20 है। अगर 18 में 2 हम एक्स्ट्रा करते हैं तो 20 आ जाता है। फिर ये 8 3 11 11 11 22, अब फिर इसमें 2 एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो आ जा रहा है 9 4 13 13 13 26, और 26 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 28। तो 28 तो हमको ऑप्शन में है नहीं, यानी हमको ये पैटर्न नहीं होगा। दूसरा पैटर्न करते हैं। अगर हम 5 में 4 ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है? 9 आ जा रहा है, यानी इसको जोड़ने पे 9 आ गया। अगर हम इसी को गुना करेंगे तो 20 भी आ जा रहा है। 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11, 8 में 3 से गुना करेंगे तो 24, 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13 और 9 में 4 से गुना करेंगे तो 36। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। नीचे दिए गए चित्र में लुप्त संख्या हमको बताना है। जैसे ये 1 है, 8 है, 2 है, 25 है, यहाँ पर आपको बताना है। 64 है, 4 है, 5 है, यानी इसमें कुछ कुछ नंबर हमको स्क्वायर के रूप में नज़र आ रहा है। जैसे ये 8 है तो 8 का स्क्वायर 64 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 5 का स्क्वायर 25 है। तो ये जो 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। नीचे दिए गए अंकों के क्रम को पूरा करने हेतु सही विकल्प का चयन करना। ये आपको 13 दिया हुआ है, फिर 13 दिया हुआ है, और 13 के बाद कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है, 10 के बाद 7 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमको पैटर्न देखना है। 13 10 7 4 है। तो इसमें नंबर सीरीज में क्या होता है? यदि कोई संख्या धीरे धीरे कम हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पर माइनस होगा। यदि कोई संख्या धीरे धीरे बढ़ रहा है तो उसमें प्लस होता है। इसमें घटा के देखेंगे तो -3 हो गया, फिर इसमें घटाएँ तो -3, फिर इसमें घटाएँ तो भी -3, इसमें भी -3 करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। बास्केट को एक कोड भाषा में इतना लिखा हुआ है, तो आपको एक्टिव का बताना है। तो मैं आपसे हर एक वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूँ
कि आप जितना भी अल्फ़ाबेट वाले प्रश्न आते हैं तो आपको ए से लेके जेड तक सारे अल्फ़ाबेट का नंबर मालूम होना चाहिए और सारे अल्फ़ाबेट का अपोजिट लेटर भी याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसमें है बास्केट, BASKET। अब इसका दिया हुआ ABKSTE। तो इसमें हमको एक चीज़ देखने को पता चल रहा है कि जो लेटर दिया हुआ बस उसी को इधर से उधर फेरबदल किया जा रहा है। ये BA था तो इसको पलट दिया, यहाँ से यहाँ आ गया, ये KSTE यानी इसको सिर्फ एक्सचेंज किया गया। तो उसी प्रकार से ये ACTI भी है, एक्टिव है। तो इसमें क्या होगा, ये हमारा C इधर आ जाएगा, A यहाँ आ जाएगा, ये I आ जाएगा और ये T आ जाएगा, फिर ये E आ जाएगा, B आ जाएगा, यानी CAITE भी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा और वीडियो को हमेशा शुरू से एंड तक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि एक घड़ी का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा हो जिसमें 9:25 दिखाई दे रहे हो तो वास्तविक समय निकालना होगा। जब आपको दर्पण में, ठीक है, दर्पण अगर बोल देता है दर्पण में समय का इमेज अगर निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला होता है 1160, ठीक है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में जल दिया रहेगा तो इसमें आपको 1830 करना होगा, ठीक है। दोनों याद रखिएगा, दर्पण में 1160, जल में 1830। तो यहाँ पर आपको समय 9:25 दिया हुआ है तो 9:25 माइनस कर लेंगे। 60 में से 25 जाएगा, ये 5 हो गया, 5 में से 2 गया 3 हो गया, 11 में से 9 गया 2, यानी 2:35। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो आप लोग याद कर लीजिए, दर्पण के लिए 1160 होता है, इसी में से माइनस करेंगे, और जल के लिए 1830 होता है। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।